गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र SNKP राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना। आज हम BSc पार्ट थर्ड में केमिस्ट्री में पेपर जो थर्ड चलता है भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री, उसकी यूनिट थर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हमने पहले पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उसकी हमने चर्चा की थी, और पिछली क्लास में हमने स्पेक्ट्रोमीटर की चर्चा की थी, जो मैं समझता हूँ आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। आज हम बात कर रहे हैं बॉर्न ओपेनहीमर सन्निकटन की, बॉर्न ओपेनहीमर एप्रोक्सीमेशन। तो बॉर्न के अनुसार क्या होता है कि जो कोई अणु है उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो निम्न समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो ET टोटल एनर्जी बराबर E ट्रांसलेशनल स्थानांतरण प्लस E रोटेशनल घूर्णन प्लस E वाइब्रेशनल कंपन प्लस E इलेक्ट्रॉनिक। तो ये सारी इन ऊर्जाओं का योग होती है उसकी अणु की कुल ऊर्जा। ऊर्जा का जो बढ़ता क्रम है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है, फिर वाइब्रेशनल, फिर रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल का मान काफ़ी कम होता है तो इसको नगण्य मान सकते हैं। तो जो इसकी टोटल एनर्जी है वो E रोटेशनल प्लस E वाइब्रेशनल प्लस E इलेक्ट्रॉनिक ये होती है। और एक यहाँ पर जैसे क्वांटीकृत शब्द आता है कि भाई ये जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो क्वांटीकृत नहीं होती। इसके अलावा जो तीन एनर्जी है, रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, इलेक्ट्रॉनिक जो है एनर्जी, तो वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। तो क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है कि जो विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, बात करें चाहे जैसे मैंने घूर्णन की बात की तो घूर्णन ऊर्जा स्तर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक की बात की तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल हो जाएंगे, वाइब्रेशनल तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। तो विभिन्न जो ऊर्जा स्तर होते हैं उनमें जो संक्रमण के लिए क्या होती है, अगर ट्रांजिशन करना है तो उसके लिए एक निश्चित मात्रा ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ लिया मैंने, जैसे ये अवशोषण हुआ एनर्जी का तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ, और अगर जो वापस ये मूल अवस्था में लौटता है लो एनर्जी लेवल में तो उत्सर्जन करेगा। तो ये डेल्टा E है, ये h न्यू जो फोटोन है, फोटोन की एनर्जी या तो ये मल्टीपल में होगा कि या 2 फोटोन या 3 फोटोन, इस टाइप से इसमें अवशोषण होता है। अर्थात एक फिक्स अमाउंट ही एनर्जी की एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग ट्रांजिशंस। तो अगर ये निश्चित है तो अब हम उसको कह देंगे, उस ऊर्जा को क्या बोल देंगे, क्वांटीकृत है, या ऊर्जा स्तर क्या है, क्वांटीकृत है। तो जो ये ट्रांसलेशनल है तो वो क्वांटीकृत नहीं होती। तो जो बोर्न के अनुसार बात करें, जो अप्रोक्सीमेशन कहा कि जो नाभिक क्या होता है, गतिहीन होता है, और नाभिक का जो टोटल भार होता है, द्रव्यमान होता है, वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में भी बहुत अधिक होता है। और इलेक्ट्रॉन इतनी फास्टली मूव करते हैं कि बहुत तेजी से उसके चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लग रहे हैं उस दौरान घूर्णन के समय बंध की जो लंबाई है उसमें कोई चेंज नहीं होता, और घूर्णन व कंपन एक दूसरे को प्रभावित भी नहीं करते। तो अणु की जो कुल ऊर्जा होगी डेल्टा ET अप्रोक्सीमेटली डेल्टा E रोटेशनल प्लस डेल्टा E वाइब्रेशनल प्लस डेल्टा E इलेक्ट्रॉनिक, इनका अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होगी। तो जो डेल्टा E जो रोटेशनल है वो 10⁶, और ये डेल्टा E वाइब्रेशन 10⁻³ और डेल्टा E इलेक्ट्रॉनिक ये है। तो ये इनमें संबंध होता है। जो रोटेशनल एनर्जी किसके कारण होती है, अणु में जो मॉलिक्यूल रोटेट करता है, मॉलिक्यूल घूमता है, उसके कारण जो अणु में जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी। और वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होती है, जो अणु में उपस्थित जो परमाणु है एक दूसरे के बॉन्ड में जुड़े हुए हैं, तो बॉन्ड में क्या होता है, कंपन होता है, और जो कंपन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी। और इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, तो उनके कारण इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है। और जो ई रोटेशनल है उसका मान होता है BJ+1। तो ये J क्या हो गया, रोटेशनल क्वांटम नंबर हो गया। तो इसमें संबंध ये होता है h²/8π² J+1। J तो घूर्णन क्वांटम संख्या हो गई, I क्या है, जड़त्व आघूर्ण हो गया, यहाँ पर H क्या है, प्लांक स्थिरांक। तो वाइब्रेशनल एनर्जी का मान ये होता है V+1/2 h न्यू
तो और v क्या है यहाँ पर, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर बराबर v प्लस 1/2, और इसका न्यू है जो फंडामेंटल वाइब्रेशंस होते हैं, जो मूलभूत आवृत्ति है उसका मान होता है h/2π√k/μ। k क्या है, बल नियतांक, और म्यू क्या है यहाँ पर, समानित द्रव्यमान रिड्यूस्ड मास, और ये फोर्स कांस्टेंट। और इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी इसका मान होता है -2π² म्यू e⁴, और जेड स्क्वायर इफेक्टिव अपॉन 4πε0² n² h²। और यहाँ पर जो जेड इफेक्टिव है, तो जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा, तो ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और जेड क्या हो गया, जो इसके प्रोटॉन की संख्या, और या इसका मान जूल में 21.76 × 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर इफेक्टिव अपॉन n², या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करें तो ई इलेक्ट्रॉनिक 13.6 × जेड स्क्वायर अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो यहाँ पर आप इन फॉर्मूलेज के द्वारा हम डिफरेंट जो एनर्जीज है उनका मान निकाल सकते हैं। अब जैसे बात करें कि जो बोर्न ने जो बताया कि जैसे जो एक अणु है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी लेवल है या इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है तो कंपन और घूर्णन ऊर्जा स्तरों में कैसे डिवाइड हो रहे हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो उसके साथ साथ क्या होंगे, वाइब्रेशंस भी होंगे और रोटेशनल ट्रांजिशन भी होंगे। और एक वाइब्रेशनल अगर बात करें जो ट्रांजिशन होता है तो उस वाली स्थिति में क्या होगा, वाइब्रेशंस के साथ साथ रोटेशंस भी होंगे। तो हम यहाँ पर एक देख रहे हैं, ये क्या है, n बराबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, n बराबर 2, n बराबर 3, ये क्या हो गया कंपन क्वांटम संख्या, और ये j का मान 1 2 3। तो एक कंपन ऊर्जा स्तर के मध्य क्या होते हैं, घूर्णन ऊर्जा स्तर भी होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर के मध्य कंपन और घूर्णन दोनों होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जैसे प्योर रोटेशनल ट्रांजिशन कर रहे हैं J, तो कहाँ से कहाँ हो रहा है, V2 की बात कर रहा हूँ, और इसमें क्या 3 से 4 में, तो J3 से J4। देखो यहाँ पे क्या चेंज होगा, केवल रोटेशनल क्वांटम नंबर चेंज होंगे। तो यहाँ पर N1 ये कौन सा है, N1 एनर्जी लेवल, और V2 J3 से N1 V2 J4। यदि कंपन ऊर्जा स्तरों के मध्य अगर ट्रांजिशन होते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, कंपन के साथ साथ रोटेशंस भी होंगे, तो वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन बोलेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या है, V बराबर 1 ये कम एनर्जी लेवल और V2 में जा रहा है, तो यहाँ पर ट्रांजिशन कहाँ से, V1 से V2। तो यहाँ पर जो N बराबर क्या है, N1 है, और N1 में ही हो रहा है, और V1 से कहाँ, V2 में, और यहाँ से क्या हो रहा है, रोटेशनल J3 से J4। यदि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो N1 से सीधा क्या हुआ, N2 में, तो V बराबर 0 0 यहाँ पर है, और J1 ये शुरुआत वाला क्या है, रोटेशनल जो एनर्जी लेवल J1 है, तो यहाँ पर N2 V2 J1। तो इस प्रकार से क्या होता है कि एक जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है उसके साथ साथ क्या होता है, रोटेशनल और वाइब्रेशनल दोनों होते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम आता है उसमें ब्रॉड बैंड आती है, उसकी पीक चौड़ी होती है, और जो वाइब्रेशनल है उसमें थोड़ा सा कम चौड़ी होती है, शार्प होती है, और जो रोटेशनल है स्पेक्ट्रम उसमें लाइन बिल्कुल सीधी आती है। क्योंकि जो रोटेशन एनर्जी लेवल्स में क्या होता है, केवल अगर माइक्रोवेव रीजन की लाइट देंगे तो अणु में क्या होते हैं, केवल घूर्णन ही संपन्न होते हैं। अब बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, सिलेक्शन रूल, चयन नियम। तो चयन नियम क्या बताते हैं, वे नियम जो यह बताते हैं कि किसी विशिष्ट ऊर्जा के अवशोषण से विशिष्ट प्रकार के संक्रमण होते हैं तथा इन संक्रमणों के साथ विभिन्न क्वांटम संख्याओं जैसे प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, वाइब्रेशनल है, रोटेशनल में भी परिवर्तन होता है, जिससे क्या प्राप्त होता है, हमें आणविक या बैंड स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। चयन नियम कहलाते हैं, सिलेक्शन रूल कहलाते हैं। देखो संक्रमण दो प्रकार के होते हैं, बात करें एक तो अलाउड ट्रांजिशंस और दूसरा फॉरबिडन ट्रांजिशंस, प्रतिबंधित संक्रमण और अनुमत संक्रमण। अनुमत संक्रमण क्या होते हैं, सममिति में क्या होना चाहिए, ड्यूरिंग जो ट्रांजिशन परिवर्तन होना चाहिए, और चक्रण बहुलता में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और जो फॉरबिडन ट्रांजिशन है उनको दो में डिवाइड किया, सिमेट्री फॉरबिडन और स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो जो सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं उसमें क्या होते हैं, सममिति व चक्रण बहुलता में परिवर्तन नहीं होता, और यहाँ पर चक्रण व सममिति में, चक्रण बहुलता व सममिति में परिवर्तन होता है।
तो ये हमने बात की जो ट्रांजिशंस है वो अलाउड और फॉरबिडन में हमने डिवाइड की। अब बात करते हैं कि जैसे अलाउड ट्रांजिशन है तो वे संक्रमण जो चयन नियमों का पालन करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, अलाउड ट्रांजिशन बोलेंगे, और जो वे नियम जो चयन नियमों का पालन नहीं करते उन्हें क्या बोलेंगे, फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो चक्रण बहुलता में परिवर्तन नहीं होता, चक्रण बहुलता ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में ट्रांजिशन हो रहा है तो अलाउड है, सिंगलेट से सिंगलेट में, डबलेट से डबलेट में है तो अलाउड ट्रांजिशन है। अब देखो चक्रण बहुलता कैसे निकालते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी m बराबर 2s प्लस 1 फॉर्मूले से निकालेंगे। s क्या है, टोटल स्पिन है। तो जैसे ये मान लो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट स्पिन के हैं, तो टोटल s क्या हो गया, एक का क्लॉकवाइज है, एक का एंटी क्लॉकवाइज, तो s का मान 0। जब इसका मान इसमें रखेंगे तो m का मान क्या निकल कर आएगा, 1, तो इसे बोल देंगे सिंगलेट स्टेट। ऐसे ही यदि दो पैरेलल जो इलेक्ट्रॉन है, समांतर चक्रण है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो टोटल स्पिन क्या हो गया, s बराबर 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। तो इस स्थिति में इस फॉर्मूले में जब 1 रखेंगे s का मान तो m बराबर क्या आ जाएगा, 3, अर्थात ट्रिपलेट स्टेट। ऐसे ही संक्रमण में सममिति परिवर्तित होती है, जैसे s कक्षक से p में ट्रांजिशन है या p से d में, तो ये तो अलाउड ट्रांजिशन है। इसके अलावा s से s में, p से p में, d से d में, s से d में, तो ये क्या है, फॉरबिडन ट्रांजिशन से कहलाते हैं। तो जैसे सिमेट्री एस कक्षक है वो क्या है, जी सिमेट्री के होते हैं। जी सिमेट्री का मतलब इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममिति केंद्र उपस्थित है। सममिति केंद्र क्या है भाई, किसी भी अणु के केंद्र से अगर लाइन गुजारी जाए तो दोनों तरफ अगर समान आवेश, समान एटम या समान पार्टिकल मिल जाए तो उस मॉलिक्यूल में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इसमें देखो यहाँ केंद्र से दोनों तरफ प्लस प्लस है, इधर भी प्लस प्लस है, तो ये क्या है, जी सिमेट्री, जीरेड। और इसमें देखो दोनों तरफ, एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस, तो जो पी ऑर्बिटल है यू सिमेट्री, अनजीरेड। और जो डी ऑर्बिटल है इसमें देखो यहाँ से पास करेंगे प्लस है इधर दोनों तरफ, और यहाँ से माइनस माइनस, तो जो डी ऑर्बिटल वो कौन से होते हैं, जी सिमेट्री के होते हैं। तो यही तो कहा हमने, समिति परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। तो जी से जी में ट्रांजिशन हो रहा है तो अलाउड है, यू से यू में हो रहा है तो अलाउड है, या जी से यू में हो रहा है या यू से जी में जो ट्रांजिशन हो रहे हैं वो क्या है, फॉरबिडन ट्रांजिशन कहलाते हैं। तो ये सारी हमने बात की। तो फॉरबिडन ट्रांजिशन से चयन नियम का पालन नहीं करते हैं वे ट्रांजिशन। इसके अलावा ये सामने आपके है ही सारा, सिंगलेट से सिंगलेट में, एस से एस में, पी से पी में चक्रण बहुलता भी परिवर्तित नहीं होती। ऐसा देखो फॉरबिडन ट्रांजिशंस में जो पीक आती है उसका वो काफ़ी वीक होती है, इसलिए वो क्या है, ऑब्जर्व करने में कोई दिक्कत आती है। अब जैसे सिलेक्शन रूल की बात करूं कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम है जिसमें रिजिड या मैं करूं नॉन रिजिड रोटेटर, उसके लिए डेल्टा जे बराबर क्या होता है, +-1। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में डेल्टा वी बराबर क्या होगा, +-1 होता है। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके लिए डेल्टा वी बराबर क्या है, +-1, +-2, +-3। ये सिलेक्शन रूल्स हैं। और वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए डेल्टा जे बराबर +-1 और साथ में डेल्टा वी बराबर +-1 +-2। ऐसे ही जिस रमन स्पेक्ट्रम की बात करें तो रमन में जैसे अगर प्योर रोटेशनल है तो डेल्टा जे बराबर 0 है तो उसे रेले लाइन बोलते हैं, और डेल्टा जे बराबर +-2 इसको रमन लाइन्स बोलेंगे। तो स्टोक और एंटी स्टोक लाइन्स। ऐसे ही प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम है तो डेल्टा वी बराबर +-1 +-2 +-3। तो इसमें क्या आती है, ब्रांचेज आती है, क्यू आर एस जो पी, ये ब्रांचेज इसमें आती है इस स्पेक्ट्रम में। ऐसे ही वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम अगर आता है मिक्स में तो डेल्टा जे बराबर 0 +-2 और डेल्टा वी बराबर +-1। तो ये जो सारा कई बार एग्जाम में टिप्पणी आती है कि सिलेक्शन रूल पे आप 2 नंबर की टिप्पणी लिखिए, तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद।